नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नई खबरों पर मबनी एक व्लॉग है। बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, कहीं ना जाइएगा। पीटीआई इलेक्शन के बाइकआउट के रास्ते पर चल पड़ी। तफसीलात क्या है, इससे आपको आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। किन उमूर पर गौर होगा, ये आपको बताएंगे। डेरा इस्माइल खान के हवाले से आपको बताएंगे कि क्या डेरा मौलाना फजलुर रहमान के हाथों से निकल रहा है। तफसीलात आपको बताएंगे। क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला, इस पर आपको कुछ तफसीलात आगाह करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि अपीलें करने का वक्त आया तो पीटीआई के लोगों ने अपीलें ही दायर नहीं की। शुएब शाहीन चीफ जस्टिस से भी ना मिले। इन मामलात की तफसीलात आपको देंगे। और आखिर में आपको नून लीग के हवाले से एक अहम खबर देंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं पहले ज़रा शुएब शाहीन की जानिब। आज एक मुकदमे की समाअत थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा ये जो मामला ज़ेर समाअत है इसको सुन लें तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। लेकिन उसके बाद वक्फा हुआ और वक्फे के बाद फिर शुएब शाहीन साहब वापस नहीं आए। इस दरमियान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम जो ट्रिब्यूनल थे उन्होंने काम शुरू कर दिया। शुएब शाहीन की अपीलें जो है इस्लामाबाद से कागजात मुस्तरद होने की, वो दोनों ज़ेर समाअत आ गई हैं। क्योंकि शुएब शाहीन बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना चाहते थे, ट्रिब्यूनल के रास्ते नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बहरहाल वो आ गई। लेकिन उसके अलावा नाज़रीन एक और दिलचस्प बात यह है कि आज अपीलें फ़ाइल करने का पहला दिन था और पहले दिन पीटीआई की सिर्फ एक अपील फ़ाइल हुई और रावलपिंडी से पीपल्स पार्टी की भी एक अपील फ़ाइल हुई। रावलपिंडी से पीपल्स पार्टी के बाबर जदून हैं, उनके कागजात मुस्तरद हुए थे और यहाँ एक पीटीआई के किसी और कैंडिडेट ने की। लेकिन शुएब शाहीन ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी वो बराह रास्त फिर उसकी समाअत वहाँ शुरू हो गई। लेकिन अहम बात यह है कि शिकायतें जब आप करते हैं और फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं, फिर आपको मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन जब आप मुलाकात नहीं करते तब फिर आप बातें बहुत बनाते हैं। ये बुनियादी नुक्ता है। अब नाज़रीन आते हैं ज़रा पीटीआई की दूसरी खबर की जानिब। आज बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में बीट रिपोर्टर से मुलाकात थी। इस मुलाकात में उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। वो तो हस्ब मामूल हस्ब रवायत वही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा और इस तरह की बातें। लेकिन उनसे ये सवाल हुआ इलेक्शन बाइकआउट के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास आइनी ऑप्शन मौजूद है, हमें बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा रहा, लेकिन हम बल्ले के इंतखाबी निशान का लेने के लिए हमारे पास आइनी और कानूनी ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास हमारी हिकमत अमली है। ताहम उन्होंने एक सवाल पर यह इंडिकेट किया कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला तो फिर पीटीआई इंतखाबात के बाइकआउट की जानिब जा सकती है। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है नाज़रीन, क्योंकि पीटीआई के जो जिस तरह से कागजात मुस्तरद हुए हैं वो हर इलेक्शन में होता है। वो कोई ऐसी बात नहीं है। 2013 में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के मुस्तरद हुए थे। फिर पीपल्स पार्टी ने उस वक्त एक ब्रिगेडियर का और एक कर्नल का नाम भी लिया था जो सिंध में उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहे थे। बाकायदा फरतुल्लाह बाबर ने स्टेटमेंट जारी की थी। लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने शिकायत भी लॉन्च की थी। उनके जो टिकट होल्डर थे उनको टिकट वापस करा के जीप के निशान पर या चाँद के निशान पर इलेक्शन लड़ाया गया। कुछ लोग नून लीग में चले गए थे। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था कि नून लीग के उम्मीदवार जो फाइनल हो गए थे उन्हें फिर ज़बरदस्ती धकेल दिया गया था और वो पीटीआई के उम्मीदवार बन गए थे कुछ हलकों में, बल्कि कई हलकों में। तो ये पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकआउट 2013 में भी नहीं किया था। आरओ इलेक्शन करार दिया था आसिफ जरदारी ने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 1985 में जो इलेक्शन का बाइकआउट किया था उसके बाद सबक सीखा। पीटीआई को भी जो है वो देखना होगा कि पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के बाइकआउट ना करने के फैसले के समरात क्या रहे और महरक़ात क्या रहे। बहरहाल पीटीआई की जानिब से ये इंडिकेट कर दिया गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उस पर हम अगर हमें वहाँ तो जाएंगे, अपीलों में जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान न दिया तो हम बाइकआउट कर सकते हैं। नाज़रीन अब आते हैं ज़रा मौलाना फजलुर रहमान के मामले की जानिब। डेरा इस्माइल खान में जो इतलात आ रही हैं उनमें मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा सख्त मुकाबला दरपेश है। गो कि अली अमीन गंडापुर नहीं है। अली अमीन गंडापुर जो है वो 9 मई के मुल्ज़िमान में शामिल है
फिर रूपोश हैं तो उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, वो अपीलें भी करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी बुनियादें ऐसी हैं कि मुझे ये लगता है आइन और कानून की रोशनी में कि शायद उनकी अपील भी इमरान खान की तरह जो है वो मंजूर ना हो सके। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ताहम इस वक्त मुकाबला वहाँ टू वे दिख रहा है। जो इतलात वहाँ से आ रही हैं उसमें फैसल कुंडी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का की अपनी एक फॉलोइंग है उस हल्के में। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि नून लीग के सीनियर नायब सदर थे लुकमान, वो अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए नून लीग को छोड़कर। ये नून लीग के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। दूसरा पीटीआई के सिटी नाजिम थे चौधरी शफीक, वो और उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम थे पीटीआई के, वो भी फैसल करीम कुंडी से मिले और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये शमूलियतें, ये आना जाना, ये सियासी उसका मुहिम का हिस्सा होता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से इतलात ये है कि वो नवाज शरीफ से भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने उनको मैसेज भिजवा दिया कि तबीयत ख़राब है। लेकिन इसहाक डार नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं, वो इस्लामाबाद में थे, वो उनके बेटे के वलीमे में नहीं आए, और कोई पार्टी का सीनियर रहनुमा नहीं आया। तीसरे चौथे पाँचवें दर्जे की बल्कि छठे दर्जे की क़यादत वहाँ मौजूद थी। लेकिन ये बड़ा मामला है, क्योंकि पख्तून कल्चर में दावतों को इस तरह ठुकराना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। और मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान का जो कबीला है नासिर, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जो कई सदियों पहले आकर डेरा इस्माइल खान में आबाद हो गया था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, इंतखाबी नताइज बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मौलाना ने पेशीन से जो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, उसके पीछे यही महरक़ात थे कि शायद अली अमीन गंडापुर अगर हुए तो वो यकीनन जीत जाएंगे। लेकिन अब फैसल करीम कुंडी उनको टफ टाइम दे रहे हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं नाज़रीन। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 3 जनवरी को लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से फैसले होंगे, पार्टी मंशूर पर बात होगी, ये पार्टी एलामिया में बताया गया। लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात की। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी जंग में जवाब देने के लिए तैयार है। अब पीपल्स पार्टी ने कुछ जिम्मेदारियाँ लगाई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले की गई थी, वो जिम्मेदारियाँ मखदूम अहमद महमूद के हवाले की गई थी। फिर और रहनुमाओं के ज़िम्मे लगाया गया था पंजाब में कि मुख्तलिफ शख्सियात को पार्टी में लाना है। कुछ बड़ी शख्सियात हैं जिनमें से चंद नाम तो मुझे याद है और वो पता है, चूँकि वो मैं उनको फॉलो भी कर रहा हूँ। गुलाम बीबी भरवाना है, पीटीआई में थी, काफ लीग में रही, पीटीआई में थी, और फिर वो पीटीआई आज़ाद हैसियत में लड़के पीटीआई गई थी, और अब वो मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है। साहिमा अख्तर भरवाना भी इसी तरह राब्ते में। इफ्तिखार बलोच ये झंग में हैं। साहबजादा नदीर सुल्तान शुरकोट से हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जो गद्दी है शुरकोट वाली, उसके वो सज्जादा नशीन हैं। ये जो है उसके अलावा सुगरा इमाम है। सुगरा इमाम के पास सुगरा इमाम इस ग्रुप के साथ नहीं है, लेकिन वो चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर रहीं, उसके बाद फिर वो खामोश रहीं। उनकी वालदा जो है, उनकी सियासत ने उनको खामोश कर दिया था। बेगम आबदा हुसैन और उनके वालिद फ़खर इमाम, वो मुख्तलिफ कश्तियों के मुसाफिर रहे, तो सुगरा इमाम भी चुप हो गई थी। अब वो दोबारा पीपल्स पार्टी में आ रही हैं। इसी हवाले से पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में गौर होगा। बिहाड़ी में और जनूबी पंजाब में भी और कुछ और जगहों पर जिन लोगों से राब्ते के टास्क दिए गए थे, वो अपने अपने रिपोर्ट्स पेश करेंगे। गिलानी साहब को जंग के लिए टास्क दिया गया था। अब अगर 3 जनवरी को ये तय होगा कि आसिफ जरदारी जाएंगे या गिलानी साहब जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के मैंने नाम लिए, मेरी इतला ये है कि उन्होंने अभी आगे से कुछ शराइत रखी हैं। जाहिर सी बात है, सियासत में कुछ लो कुछ दो होता है, तो वो उस हवाले से उसके बाद वो पता चलेगा, और उसके बाद कौन जाएगा जंग, ये भी उसके बाद इल्म होगा। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर की जानिब। जो अगली खबर है वो यही है कि पीटीआई की हमने आपको पहले जैसे कि बताया, लेकिन आज शेख रशीद ने भी एक बयान जारी किया। और पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे वो फैसले की कॉपी नहीं दी गई, मेरे कागजात क्यों मुस्तरद हुए हैं। उसके थोड़ी देर बाद खबर आ गई कि फैसले की कॉपी तो मिल गई है शेख रशीद के वकला को। बहरहाल वो शेख रशीद तक पहुँच गई। अब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि जी मुझे भी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो मैं तो जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट। शेख साहब नीचे बात करने पर तैयार नहीं है ग़ालिबन, लेकिन उन्हें रास्ता वही इख्तियार करना पड़ेगा। उन्हें जाना पड़ेगा पहले ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल उनकी अपील नहीं सुनेगा तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लेकिन वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट मूड में भी जाने में है, और इस हवाले से मेरी इतला ये है कि वो वकला के साथ मुशावरत कर रहे हैं
ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے چونکہ سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا تو اس لیے میں جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہوں وہاں ٹریبیونل میں براہ راست سپریم کورٹ جاؤں گا. اب دیکھیے کیا کرتے ہیں وہ. اب آتے ہیں ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان دو معاہدے موجود ہیں. ایک معاہدہ تو 31 دسمبر 1988 کو ہوا تھا. اس معاہدے کے تحت دونوں ملک اس بات کے پابند ہیں کہ 1 جنوری کو اور 1 جولائی کو ایٹمی تنصیبات کی جو فہرست ہے ان کا تبادلہ کریں. ایٹمی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ایٹمی سہولیات. دونوں ملکوں نے آج فہرستوں کا تبادلہ کر دیا. اسلام آباد میں پاکستان نے انڈین ہائی کمیشن کے نمائندے کو دی اور دہلی میں بھارت نے پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندوں کو دی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور معاہدہ بھی ہے، وہ 1992 کا معاہدہ ہے، جس کے تحت دونوں ایک دوسرے کو قیدیوں کی فہرستوں فراہم کرتے ہیں. اس معاہدے کی شق 2 کے تحت آج اسلام آباد میں پاکستان نے 418 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کے حوالے کی ہے. ان 418 قیدیوں میں 337 جو ہیں وہ ہیں فشرمین اور 81 عام شہری ہیں. پاکستان کو جو فہرست فراہم کی گئی ہے ان میں وہ 300 کچھ کی فہرست ہے، 327 کی غالباً 337 کی. اس میں 281 جو ہیں وہ عام سویلینز ہیں اور 81 فشرمین ہیں. پاکستان کی جانب سے ایک اور مطالبہ بھی کیا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بھارت کو آج جو فہرستیں فراہم کی گئی اس کے ساتھ کہ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں کچھ ڈیفنس پرسونل جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے تھے. پھر بعد ازاں پتہ چلا وہ بھارت کی قید میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان تک کاؤنسلر ایکسیس دی جائے اور ان کی اطلاع فراہم کی جائے. اس کے علاوہ 81 سویلینز ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھارت کی قید میں ہیں. ان کے لیے کاؤنسلر رسائی مانگی ہے پاکستان نے. پاکستان نے اور بھی یہ کہا ہے اور یہ انڈیکیٹ بھی کیا کہ بھارت میں کچھ قیدی ایسے ہیں سویلینز جو اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہیں لیکن بھارت سرکار ان کو رہا نہیں کری. ان کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. بھارت کے 81 جو فشرمین ہیں ان کی ریپیٹریشن بھی جلد ہو جائے گی، یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے. اور جو بھارت کے سویلین قیدی ہیں ان میں کلبھوشن کا نام بھی شامل ہے. وہ گو کے نیول افسر ہیں لیکن وہ پاکستان میں مبارک حسین کے نام سے آئے ہوئے پاسپورٹ پر گرفتار ہوئے تھے. اب دیکھیے کیا کرتے ہیں دونوں ملک. لیکن ناظرین یہ جو عام شہری ہوتے ہیں یہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو رہا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بھارت کی جانب سے بہت سارے روڑے اٹکائے جاتے ہیں. میں پاکستان کی بہت ساری جو پاک بھارت ریلیشن شپ میں چیزیں ہیں ان سے اتفاق نہیں بھی کرتا. میں پاکستان اور بھارت کے درمیان عملی طور پر کام کرتا رہا ہوں دوستی کے لیے، پاک انڈیا پیپلز فورم میں بھی اور پاکستان پیس فورم میں بھی. لیکن بھارت کی جانب سے زیادہ رکاوٹیں آئے جو کہ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر. دونوں ملکوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ناظرین اب آتے ہیں خبر کی جانب. نون لیگ میں بہت سب اچھا نہیں ہے. گزشتہ روز آپ نے سن لیا کہ جہاں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل تھے، پھر سردار مہتاب عباسی تھے. اس فہرست میں اب جنرل عمر کے بڑے صاحبزادے زبیر عمر بھی موجود ہیں. اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی ناراض ہیں. ان سے بھی پارٹی نے رابطے منقطع کر لیے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کے بارے میں انہوں نے غلط بیانی کی تھی. وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. زبیر بھی شاید کھل کر بولیں. لیکن اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سردار ایاز صادق کہاں سے الیکشن لڑیں گے کیونکہ روحیل اسکر تلے ہوئے 221 سے الیکشن لڑنے پر. پھر جو ملک ریاض ہیں شادرہ سے امیدوار، ان کا مخمصہ پڑا ہوا ہے کہ پارٹی ان کو کہاں ایڈجسٹ کرے گی، وہاں تو کسی اور کو پارٹی لے جانا چاہتی ہے. اس کے علاوہ علی ملک ہیں جو پرویز ملک کے صاحبزادے علی پرویز ملک، ان کا بھی ہے کہ ان کو پارٹی کہاں سے الیکشن لڑائے گی کیونکہ ان کی ٹکٹ بھی ڈول ڈاؤنس میں ہے. تو یہ مشکل ہو گئی ہے نون لیگ کے لیے. یہ مشکل ان کی اپنی کھڑی کردہ ہے کیونکہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے لوگوں کو شامل کر لیا جو دیگر جو باتیں تھیں. پھر جے یو آئی کے ساتھ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ دور کی بات ہے. لاہور میں بھی اور کئی اور جگہوں پر جو پاکستان استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس پر سیاسی معاملات ہیں لیکن نواز شریف کے لیے مشکل بڑھتی چلی جا رہی ہے. سیاسی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور نون لیگ کو ان سیاسی مشکلات کا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. یہ میرا نہیں، بعض نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے جن کے نام ابھی نہیں لیے جا سکتے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.